गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 20 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का प्रोजेक्ट चीता एंड रेडियो कॉलर इन्फेक्शंस। ये जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा टॉपिक, साइंस एंड टेक। ठीक है, देखते हैं टॉपिक में क्या है पढ़ने के लिए। नाउ, हाल ही में रेडियो कॉलर्स का यूज किया गया है चीता के ऊपर। क्यों? ताकि उन लोगों के ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग की जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, और ये सारे एनिमल्स पे यूज होता है, ना कि सिर्फ चीता पे। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, उन सब पे ये टेक्नोलॉजी का यूज होता है इन ऑर्डर टू ट्रैक एंड मॉनिटर देयर लाइफस्टाइल एंड देयर हैबिटेट। नाउ, they consist of collar with a small radio transmitter. Collars provide data on animal behavior, migration and population dynamics. अगर किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअली हर एक एनिमल के पास जाके गिनने से अच्छा है कि उनके कॉलर पे ये रेडियो कॉलर लगा दिया जाए और उनकी मदद से हम लोग इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में रेडियो कॉलर्स का यूज किया गया है इन चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन द कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये अभी न्यूज में है, बट इससे देखा ये जा रहा है कि जो कॉलर होते हैं ना, जो कॉलर में जो ये रेडियो सिग्नल लगाए जाते हैं, उस रीजन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। जो चीताज हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ नेक वुंड्स एंड सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि नेक में हो जाता है चीताज के। ठीक है, एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड बाय बैक्टीरिया। क्लियर? अगर ये टर्म न्यूज में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, सेप्टिसेमिया क्या है? इट इज अ नेक वुंड विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द चीताज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब चीता के बारे में बात हो ही रही है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंडिया में आया था, और ये फॉर्मली आया था ताकि जितने भी चीताज हैं नामिबिया से और साउथ अफ्रीका से, उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, जितने भी आप लोग चीता आप अभी देख रहे हैं इंडिया में, वो या तो साउथ अफ्रीका से आए हैं या तो नामीबिया से आए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं? ये कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ओके, नाउ कुल मिला के 20 रेडियो कॉलर्ड चीतास वर इंट्रोड्यूस्ड एंड वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 12 चीता जो थे वो साउथ अफ्रीका से आए थे, और बाकी के 8 कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। ठीक है, टू दी कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंप्लीमेंट किसने किया था? ये इंप्लीमेंट किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। MPFD एंड NTCA ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। इसी के साथ साथ WII विच इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इनिशिएशन अपना दिया था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज डाइसिकेशन टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज। डाइसिकेशन अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है। डाइसिकेशन क्या है, हम इस पे देखेंगे एक बार, और ऐसे कौन से टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज हैं विच आर डाइसेकेंट इन नेचर, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
सो ये आपका जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक में से आ जाएगा, ठीक है, GS3 साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, ठीक है, देखते हैं। सो हाल ही में अभी स्टडी की गई है कि 62 डाइसिकेशन टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज इन इंडिया वर स्पॉटेड, और कहां पे, वेस्टर्न घाट के रीजन में। अब आप पूछेंगे कि ये डाइसिकेशन प्लांट होते क्या हैं, देखते हैं। सो डाइसिकेशन प्लांट एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं डाइसिकेशन ऑफ देयर वेजिटेटिव tissues. So desiccation plants, which is called as DT plants, are the most common residents of tropical rock outcrops. So ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कहां पे, आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। और जो डाइसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, इनके पास एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है कि दे कैन सर्वाइव अंडर द हाई डिहाइड्रेटिव कंडीशंस, ठीक है, लूजिंग अप टू 95% ऑफ देयर वाटर कंटेंट। डिहाइड्रेशन इन प्लांट कब होता है, ये तब होता है जब प्लांट लूजेस मोर वाटर देन इट टेक्स इन। और जो डाइसिकेशन टॉलरेंट प्लांट होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं अंडर दी हाई डिहाइड्रेटिव कंडीशन को भी, ठीक है। सो देखिए, ये कुछ प्लांट होते हैं ऐसे विच आर डाइसिकेशन टॉलरेंट प्लांट, ठीक है। सो यहां पे कुछ, यहां पे सीड्स होते हैं, ठीक है, आसपास स्टोन्स भी रखे होते हैं, और 12 घंटे के वाटरिंग के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, विथ पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। These species of plants can withstand harsh environment. इनको कोई पर्टिकुलर environment की जरूरत नहीं पड़ती है, they can withstand any environment, ठीक है। और recently study ये बता रही है from अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे कि ये जो है which is the DT plant, so कुल मिला के 62 DT plant which is desiccation species in the Western Ghat, more than the earlier known 9 species. So अभी अभी रिसेंटली 62 टाइप के स्पीशीज को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया है इन द वेस्टर्न घाट रीजन। आगे देखते हैं। अगर इनकी हैबिटेशन की बात की जाए, सो डाइसेकेशन टिश्यू प्लांट्स कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि दीज आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट, दोनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दे कैन क्विकली जनरेट देयर स्पीड एंड दे कैन पेस अप देयर ग्रोथ व्हेन वाटर सप्लाईज आर restored and are frequently found on rocky outcrops in the tropics. आपने कई बार देखा होगा कि चट्टानों पे या फिर स्टोन्स पे प्लांट अपने आप ग्रो हो जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा। सो वो कैसे होते हैं, वही होते हैं आपके डीटी क्रॉप्स या फिर डीटी प्लांट्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनको पूरा मतलब प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। दे कैन विथस्टैंड दी डिहाइड्रेटिव कंडीशंस एज वेल, मतलब कि इनको प्रॉपर वाटर की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इनको वाटर सप्लाई की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिव कंडीशन में विथस्टैंड कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नाउ it is crucial for the world's warming that some species can thrive at higher temperature. So ये एक ऐसा प्लांट है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, कि ये किसी भी टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकता है। हाइड्रेशन एंड डाइसेकेशन रेजिस्टेंस आर टू वाइडली स्टडीड मैकेनिज्म्स फॉर प्लांट्स इन एनवायरमेंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ट्रू एंड फॉल्स में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि डज हाइड्रेशन एंड डाइसेकेशन सिग्निफाइज द टू मेजर topics or two major conditions of a plant which can show the harsh environment and their withstand capability. So yes, they are true. So hydration and desiccation दो ऐसे mechanisms यहाँ पे होते हैं जो कि दिखाते हैं प्लांट के हार्श एनवायरमेंट में रहने की चांसेस कितनी ज्यादा वहां पे हो सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी हार्श एनवायरमेंट में कोई प्लांट रह सकता है कि नहीं रह सकता, वो डिपेंड करता है हाइड्रेशन और डाइसेकेशन के ऊपर। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब मैं अगर इंडियन डाइसेकेशन टॉलरेंट प्लांट्स की बात करूं, सो इंडियन डाइसेकेशन टॉलरेंट प्लांट्स आर प्राइमरली फाउंड कहां पे? एट द फॉरेस्ट रीजन, फॉरेस्ट रॉक आउटक्रॉप्स, जैसे कि पत्थरों पे, जैसे कि स्टोन्स पे क्या होता है, जैसे कि ये स्टोन है, ठीक है, सो स्टोन पे क्या होता है, यहाँ पे ना क्रॉप अपने आप यहाँ पे ग्रो हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने आप ही क्रॉप ऐसे करके ग्रो हो जाती है, आपने कई बार देखा भी होगा, है ना। ये टमाटर नहीं है, पत्थर है ये। ठीक है, वैसा ड्रॉ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे प्लांट्स अपने आप यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। बिल्कुल टमाटर लग रहा है ये दिखने में। ठीक है, पत्थर है ये। ठीक है, सो हाँ, मैं कहा था कि जो इंडियन डाइसेकेशन टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं वो प्राइमरली फाउंड होते हैं ऑन दी रॉकी पार्ट्स, ठीक है, ऑन दी फॉरेस्ट रॉक्स, ठीक है, या फिर जो शेडेड ट्री ट्रंक्स होते हैं ना, जैसे कि पेड़ है, पेड़ की जो ट्रंक है, ठीक है, सो यहां पे भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ फेरिक्रिट्स, which is a hard erosion resistant layer of sedimentary rock and basaltic plateaus, ठीक है, ये दोनों ऐसे रीजन्स हैं जो कि प्रेफर्ड हैबिटेट्स हैं डाइसेकेशन प्लांट्स के लिए। सो डाइसेकेशन प्लांट्स के लिए दो फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या हैं वो हैं, एक तो जो रॉक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ फेरिक्रिट्स रॉक। ये रॉक क्या होता है, एक हार्ड इरोजन रेजिस्टेंट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक होता है ये। सो फेरिक्रिट्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर, और ये जो डाइसेकेशन के जो प्लांट्स हैं ये इनमें ग्रो होते हैं, इनके ऊपर ग्रो होते हैं लाइक दिस। ठीक है, नाउ अगर बेसाल्टिक की बात की जाए, सो प्लेट्यूज विच आर विच हैज दी बेसाल्ट्स इन दैट, सो यहां पे भी बहुत सारे चांसेस हैं कि ये प्लांट्स यहां पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूं ये डाइसेकेशन टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज की, सो दे शो कलर वेरिएशंस एंड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कलर में यहां पे होते हैं, दे शो द कलर वेरिएशन। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, सो SCEP, SCE और P। ठीक है, ये एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। जब भी मैं SCEP की बात करूं समझ जाना कि मैं इंडिया यूएस की बात कर रहा हूं, इंडिया एंड यूएस पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपका जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा।
ठीक है, सो देखते हैं टॉपिक क्या है नाउ। अब एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है हाल ही में इंडिया एंड यूएस के बीच में, जहां पे कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात की जा रही है। अब इसमें होगा क्या, इसमें दोनों साइड्स मतलब कि बोथ इंडिया एंड यूएस विल नोट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायलैटरल क्लीन एनर्जी एंगेजमेंट। जैसे जैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड देयर एनहांसमेंट, वैसे वैसे हम लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, देयर विल बी अ टाइम, एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जब पूरे अर्थ पे से फॉसिल फ्यूल्स होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू दी यू नो प्री इंडस्ट्रियल टाइम, बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है, नाउ मैं अगर बात करूं स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, सो ये स्ट्रेंथन करने वाला है एनर्जी सिक्योरिटी को एंड इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एज वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि जो SCEP है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि यहां पे नेशनल इनकम, देखिए कैसे कैसे चीजें लिंक हो रही हैं, नेशनल इनकम की बात हो रही है, और यहां पे कोई भी कंट्री ग्रो कैसे करेगी उसके लिए भी यहां पे प्लान है। सो सिर्फ एक छोटा सा सेक्टर जो कि क्लीन एनर्जी सेक्टर, उसको टारगेट करने के बाद कितनी सारी चीजें इसमें इंटरलिंक्ड हो रही हैं, आप लोग ये देखिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंडिया यूएस SCEP, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंडिया एंड यूएस हैज एग्रीड टू वर्क टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ नेट जीरो विलेज इन इंडिया। अब ये जो SCEP इनिशिएटिव है ये सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं है, सो ये उसके बाहर भी गया है, मतलब कि इंडिया में भी SCEP को यूज किया जाएगा और जो इंडियन विलेजेस हैं उन तक ये जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंचाई जाने की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर। सो नेट जीरो विलेज, अच्छा नेट जीरो से कुछ याद आया, आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि नेट जीरो एमिशन के बारे में क्या आप लोग जानते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ कि इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया किस साल तक नेट कार्बन एमिशन को अचीव करने वाला है। ठीक है, और इंडिया कब तक 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने वाला है। प्लीज राइट दीज आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल चेक दोस आंसर्स। सो नेट जीरो विलेज की बात की जाए, सो नेट जीरो विलेज इन इंडिया टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, establishment of the public private energy storage to support the clean energy transition। ठीक है, now deployment of hydrogen technology, यहां पे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है थ्रू दी पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया और यूएस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी काम कर रहे हैं, और इसको एक नाम भी दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म है बकायदा जिसको कहा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, रीटैप। रीटैप एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, रीटैप। इससे क्या होगा, दिस विल एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ की टेक्नोलॉजीज टू एडवांस the ambitious clean energy projects in India as well as in the
यूएस। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब जो SCEP है ये लॉन्च किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द यूएस, और इसी के साथ साथ इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप अनाउंस्ड बाय बोथ कंट्रीज एट द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट हैंडल 2021। अब अगर SCEP की बात की जाए, सो SCEP यहाँ पे एनर्जी एडवांसमेंट की बात कर रहा है, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये इनोवेशन की भी बात कर रहा है विथ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। कैसे हम लोग कार्बन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए भी यहां पे बात की जा रही है। मैं अगर डीकार्बनाइजेशन की बात करूं, सो व्हाट इज डीकार्बनाइजेशन? डीकार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि रिडक्शन ऑफ कार्बन को देखा जाता है, कैसे कार्बन को कम किया जाए, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, scaling up emerging clean energy technologies, finding solutions for hard to decarbonize sectors and deploying technical solutions also। ठीक है, सो SCEP में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें ये। ठीक है, क्या क्या था? पहला कि देयर इज अ स्टेप टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन, यहां पे डीकार्बनाइजेशन की बात की जा रही है, यहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मून डे, अंतरराष्ट्रीय चांद दिवस। ठीक है, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे चांद के बारे में। ओके, सो इंटरनेशनल मून डे को ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 20 को। ठीक है, और इसको क्यों किया जाता है सेलिब्रेट? टू कमेमोरेट द अपोलो 11 मिशन। जो अपोलो 11 का मिशन था, जिसमें कि अपोलो ने मून पे लैंडिंग की थी, उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ये इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ठीक है, इन द ईयर 1969 astronauts such as Neil Armstrong and Buzz Aldrin made the history on this particular year
by stepping onto the lunar surface at the site named as Tranquility Base. अब ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. What is Tranquility Base? ये क्या वैक्सीन है? ये क्या किसी एनिमल का नाम है? ये क्या है? सो इट इज अ बेस ऑन द मून. ठीक है, ठीक है. और इसी के साथ साथ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इट एज एन इंटरनेशनल डे टू बी ऑब्जर्व्ड इन इट्स रेजोल्यूशन 7676 ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस इन 2021. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो द यूएन है, यूएन ने इस चीज को एक तरह से इंटरनेशनल मून डे पे इंटरनेशनल मून डे के लिए इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है. क्यों? ताकि जो यहाँ पे एक मैसेज है वो पहुंचाया जा सके. कौन सा मैसेज? टू यूज द आउटर स्पेस फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर वॉर्स, इन द वर्ल्ड वेयर आउटर स्पेस कुड बी यूज्ड फॉर वॉरफेयर्स, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है ताकि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को आउटर स्पेस तक पहुंचाया जा सके. और इसको देखते हुए इंटरनेशनल मून डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज smaller electrical vehicles are key to save critical minerals. So ये डाउन टू अर्थ का टॉपिक है. जो डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, डाउन टू अर्थ मैगजीन जिसमें कि आपका साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब टॉपिक्स कवर होते हैं. सो इन सब टॉपिक्स को मैंने डाउन टू अर्थ से लिया हुआ है. ठीक है, नाउ देखते हैं टॉपिक के बारे में क्या है. सो जितनी छोटी गाड़ियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जितनी छोटी गाड़ियां होंगी ईवीज की, उतना उसमें कम लिथियम लगेगा. जितना कम लिथियम लगेगा उतना वो मिनरल्स सेव करेगा. सो यहाँ पे यही है कि स्मॉलर ईवीज आर की टू सेव क्रिटिकल मिनरल्स. मिनरल्स यहाँ पे क्या है? व्हाइट गोल्ड. व्हाइट गोल्ड क्या होता है? हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को. ठीक है, सो लिथियम इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड. ठीक है. Now, by making smaller electrical vehicles powered by small batteries, Europe can curb consumption of critical metals up to 49%. So, 49% तक हम लोग किसी भी मिनरल को यहाँ पे उसका कंजम्पशन लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं. ठीक है. So, instead of making larger vehicles which has the larger batteries, we can make small EVs. जाहिर सी बात है, अगर एक कार है, ठीक है, उसमें अगर मान लेते हैं, बहुत ही रफ यहाँ पे फिगर में यूज कर रहा हूं, 10 बैटरी है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे 10 बैटरी का यूज हो रहा है और उसी 10 बैटरी में अगर यहाँ पे 3 गाड़ियां बन जाएं, सो कौन सा अच्छा है? 10 वाला या फिर 3 वाला? ये वाला अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे होंगी कार्स. सो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करके यूरोप ने ये कहा है कि 49% तक हम लोग यहाँ पे मिनरल का कंजम्पशन कम कर सकते हैं. ठीक है. नाउ vehicles that use smaller batteries could significantly slash Europe's electric vehicle policy. ठीक है. At least 30 million zero emission electric vehicles are forecast to be on Europe's road by 2030. ठीक है. As the continent Europe races to switch to zero emissions road transport, it will see a drastic rise in demand for battery raw materials. अब इनको यहाँ पे raw materials की जरूरत भी पड़ेगी. और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका उन कंट्रीज में जहाँ पे कि लिथियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे पाया जाता है? वो है आपका लिथियम ट्रायंगल. ठीक है, लिथियम ट्रायंगल ये कहाँ पे है?
ये है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में एक जगह है जिसको कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया, जब ये तीनों देश जब मिलते हैं आपस में, सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल। मतलब कि कह सकते हैं कि दीज आर दी नेबरिंग नेशंस, दीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। और इनके नेबर्स आपस में जुड़े होते हैं। नाउ दे फॉर्म अ ट्रायंगल इन शेप, और उस ट्रायंगल पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे लिथियम अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर का है, वहां पे भी बहुत ज्यादा लिथियम पाया गया है। सो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी लिथियम को पाया गया है, ठीक है। सो यहां पे यूरोप को लिथियम की जरूरत पड़ेगी। अब यूरोप को मार्केट एक्सेस चाहिए। सो ये मार्केट एक्सेस कौन देगा? जो लिथियम रिच कंट्रीज हैं वो देंगी। लिथियम रिच कंट्रीज कौन कौन सी हैं मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक तो है लिथियम ट्रायंगल, दूसरा है हमारा प्यारा भारत, और एक और कंट्री है विच इज लिथियम रिच, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा लिथियम पाया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ कुछ देश हैं जहां पे कि लिथियम पाया जाता है, और यूरोप इन मार्केट को कैप्चर करने की सोचेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्मॉलर ईवी एंड इट्स कंटेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर वाइल्ड फायर्स इन ग्रीस एज यूरोप स्कॉर्चेस। यहां पे फॉरेस्ट फायर की बात की जा रही है। फॉरेस्ट फायर जो कि GS3 में टॉपिक आता है। फॉरेस्ट फायर मतलब कि यहां पे अनइवन हीट प्लस यहां पे बात हो रही है टेम्परेचर की। जो राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पे फॉरेस्ट फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, ठीक है। नाउ अभी यूरोप में यही चीज देखी जा रही है, और इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी, जो भी ग्रीस, कुछ पार्ट ऑफ ग्रीस में भी ये चीज देखी जा रही है, जैसे कि वाइल्ड फायर। सो वाइल्ड फायर क्या है? इट्स a part of Europe are experiencing scorching heat and high temperature. A record-breaking heat wave is currently affecting Italy, Spain, and Greece, with the temperature soaring to unprecedented levels. ठीक है। इसी के साथ साथ जो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन बेसिन है वहां पे भी ये चीज अफेक्ट की जा रही है, और हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सहारन डस्ट, ये कहां पे है? ये है अफ्रीका में, ठीक है। यहां पे अफ्रीका की बात हो रही है। सो ये जो डस्ट है ये इस कंडीशन को बहुत ज्यादा और खराब कर देता है, ठीक है, टू दी एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये जो वाइल्ड फायर है इसमें ये चीज बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीज हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है environmental planning must for disaster risk reduction and sustainable development in the hills। ये टॉपिक है हमारा डाउन टू अर्थ का, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। मैं कहूंगा कि ये टॉपिक ऑफ द डे है आज का, ठीक है। देखते हैं टॉपिक में क्या है। ये आपका GS3 से आ जाएगा, साइंस एंड टेक,
ठीक है, देखते हैं टॉपिक में क्या है। सो हम लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स कि जो भी डेवलपमेंट होते हैं इंडिया में वो एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन और एज पर ज्योग्राफिकल इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर आसाम में होंगे वैसे सेम घर ये पॉसिबल नहीं है कि वो चीज आपके शिमला में हो। जैसे कि जो घर आपके आसाम में होंगे, सो ये चीज जरूरी नहीं है कि सेम घर शिमला में हो या फिर सेम घर आपके साउथ में हो। सो कहने की बात यह है कि जगह जगह के ऊपर वहां पे डिपेंड करता है कि उस लोकेलिटी में कैसे घर होंगे। ठीक है, सो वंस अगेन हर एक लोकेशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है। सिमिलरली यहां पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। अब हम सब जानते हैं कि ये हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी यहाँ पे जगह है, घूमने के लिए बेस्ट जगह है ये। बट इसी के साथ साथ ये डिजास्टर प्रॉन एरिया में भी आता है, ये अर्थक्वेक में भी आता है। इट्स अ अर्थक्वेक प्रॉन एरिया एंड इट इज अ फ्लड प्रॉन एरिया एज वेल। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, सो अभी रिसेंटली में वहां पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में फ्लड्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा क्यों हो रहा है ये सबको मालूम है, बट इस चीज से निपटने के लिए हम लोग क्या करें वो यहां पे दिया है, ये देखते हैं। सो हिली एरियाज आर प्रॉन टू फ्लैश फ्लड, सबको मालूम है। ठीक है, कॉज्ड बाय बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स दैट आल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट करना ऐसे हिली एरिया में एंड ऐसे रिवराइन एरियाज में एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज उभर के आता है। नाउ इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए वो हमें सोचना है। सो हमें यहाँ पे ऐसे घर बनाने चाहिए जो कि रिवर से कम यहाँ पे नहीं तो 10 to 12 यहाँ पे किलोमीटर की रेंज के दूर हो, पास नहीं हो, उनके दूर हो। जैसे कि हर एक रिवर का अपना एक एम्बैंकमेंट होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर का अपना एक एम्बैंकमेंट होता है यहाँ, मतलब कि कितना ऊपर तक वो उसका जो फ्लो है वो आ सकता है। सो ऐसे यहाँ पे डेवलपमेंट किए जाए, यहाँ पे ऐसे घर बनाए जाए जो कि 10 to 12 किलोमीटर्स की रेंज के दूर हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पे जो भी घर बनाया जाए वो एनवायरमेंटल प्लानिंग के साथ बनाया जाए। क्या मतलब कि यहां पे जो कंसेप्ट यूज किया जाए घर बनाने के लिए वो यहां पे प्रॉपरली एनवायरमेंटल प्लानिंग के साथ यूज किया जाए। इसी के साथ साथ यहां पे इट शुड इन्वॉल्व spatial overlay of layers such as land use, hydrology, soil, slope, hazard map, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एक्सेट्रा। सो इन सब चीजों को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो बाय स्पेशल टेक्नोलॉजी और बाय द यूज ऑफ ड्रोन्स वी कैन मेक आउट कि या यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में ये सॉइल यहाँ पे प्रोफाइल है, ये यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे ऐसे घर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ साथ गिवन टू ईच लेयर्स दिस विल हेल्प टू आइडेंटिफाई सुटेबल एंड नॉन सुटेबल लैंड पार्सल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्लोप होते हैं अबव 25 डिग्रीज, ठीक है, रिवर्स probable flooding areas and forests are given high weightage and resulting map shows land parcels suitable for development। मतलब कि ऐसे जगह जहां पे कि 25 डिग्री तक का वहां पे इंक्लिनेशन होता है, उस इंक्लिनेशन पे अगर घर बनाए जाएं, हिल एरियाज की बात मैं अगर करूं तो सो ये बहुत ही ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कोई भी घर अगर बनाया जाए सो उन पे ध्यान दिया जाए कि वो 25 डिग्री इंक्लिनेशन और उसके अबव में बन रहे हैं, ना कि इसके नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ताकि जो फ्लड की जो सिचुएशंस बन जाती है या जो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स की यहाँ पे जो
स्थिति बन जाती है, उसको यहाँ से निपटने के लिए, उससे यहाँ से बचने के लिए इस डेटा को यहाँ पे यूज किया जाता है और वैसे ही फिर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, गिव अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, टेक केयर।